गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो महिलाओं की राजनीतिक स्थिति थी उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत में एवं 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। देखिए, हमने पहले देखा था कि जो संपन्न वर्ग के लोग थे या जिनके पास में अधिक धन था उनको वोट देने का अधिकार दिया गया था, लेकिन उसके बाद में 21 वर्ष से अधिक आयु के जो भी पुरुष थे उन्हें वोट देने का अधिकार दिया गया था, लेकिन महिलाओं को ये अधिकार नहीं था। तो महिलाओं ने भी आंदोलन किए हैं। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया। अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार हासिल हो गया, अर्थात महिलाएं भी वोट दे सकती है। 1946 में ये कानून बना दिया गया। एक क्रांतिकारी महिला ओलम दे गूंज 1748 से 1793 का जीवन। इन्होंने कुछ संघर्ष किया महिलाओं के लिए। ओलम दे गूंज क्रांतिकालीन फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने संविधान तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया, क्योंकि उसमें महिलाओं को मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया था। इसलिए उन्होंने सन 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया, जिसे महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास ये मांग करते हुए भेजा कि इस पर कार्यवाही की जाए। 1793 में ओलम दे गूंज ने महिला क्लबों को जबरदस्ती बंद करने के लिए जैकोबिन सरकार की आलोचना की। उन पर नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इसके तुरंत बाद उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। देखिए, उनको फांसी दे दी गई, लेकिन जो उनके विचार थे और जो उनकी सोच थी एक समाज की स्त्रियों के प्रति, वो अच्छी थी। जो आगे जाके जो मताधिकार का अधिकार है वो भी लोग महिलाओं को मिला। इसके बाद में देखेंगे दास प्रथा का उन्मूलन, अर्थात जो गुलाम रखने की जो प्रथा थी वो उसका जो अंत है वो किस प्रकार से हुआ। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिक शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। कैरेबियाई उपनिवेश मार्टिनिन, गोडेलोप और सैन डोमिंगो तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफ़ी जैसे वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था बागानों में श्रम की कमी। इस कमी को यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया जाता था। अर्थात काम करने के लिए, जैसे खेती का काम था, इनको करने के लिए उन्हें दासों की आवश्यकताएं होती थी, और वो दास क्या है एक दूसरे स्थान से वो प्राप्त करते थे। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे या नान्ते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, जहां वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। दासों को दाग कर एक हथकड़ियाँ डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरेबियाई देश तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाज़ों में ठूंस दिया जाता था। वहाँ उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफ़ी एवं नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ। अर्थात जैसे जैसे बाज़ारों में इनकी मांग बढ़ी, तो जो दास है वो दास रखने की प्रथा भी ज़्यादा सुदृढ़ हो गई। लोग ज़्यादा से ज़्यादा दास रखने लग गए और उनसे वो कार्य करवाने लगे। बोर्दे और नान्ते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण समृद्ध नगर बन गए। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज़्यादा निंदा नहीं हुई। नेशनल असेंबली में लंबे बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा
सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाए या नहीं, परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध की वजह से नेशनल असेंबली में कोई भी कानून पारित नहीं किया गया। अर्थात जो सरकार थी उस सरकार ने भी दासों के लिए किसी प्रकार का कोई कानून प्रतिपादित नहीं किया। लेकिन अंततः सन 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों के मुक्ति का कानून पारित कर दिया गया। अब क्या है, एक कानून बना दिया गया कि आप किसी प्रकार से कोई दास नहीं रख सकते, तो वो कानून बना 1794 में। पर यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी। उसके बाद में एक और शासक आया है, नेपोलियन बोनापार्ट। तो उसने क्या किया कि जो दास थे वो दास वापस से रखना उसने शुरू कर दिया। बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया, और अंतिम जो दास प्रथा का उन्मूलन है वो सन 1848 में किया गया है। इसके बाद है क्रांति और रोजाना की जिंदगी। अर्थात जो क्रांति और रीति वो उस समय की स्थिति क्या थी और जो रोजाना की स्थिति थी वो कैसी थी। तो क्या राजनीतिक लोगों का पहनावा उनकी बोलचाल अथवा उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है। सन 1789 के बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों के जीवन में अनेक परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकार ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। अर्थात जो बदलाव हुए थे क्रांति के दौरान उनको उन्होंने आम जीवन में उतारने का प्रयास किया। बास्तिल के विध्वंस के बाद सन 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया वह था सेंसरशिप की समाप्ति। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियां, किताब, अखबार, नाटक को राजा के सेंसर अधिकारियों के द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था। परंतु अब अधिकारी के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को निष्कर्षित अधिकार घोषित कर दिया। जैसा कि हम बता रहे थे पहले आपको कि ये जो क्रांति हुई थी समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के जो नारा था उसके द्वारा हुई थी। तो लोगों का ये अधिकार है कि वो अपने विचार और अभिव्यक्ति वो दे सकते हैं। पहले तो क्या था, सरकार में कोई भी जैसे अखबार या कोई भी पत्र छपेगा तो सरकार की अनुमति से छपेगा, लेकिन अब जो अखबार थे या समाचार पत्र थे उनको वो छाप सकते हैं। परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबारों, पर्चों, पुस्तकों में छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई, जहाँ वे तेजी से गांव देहात तक जा पहुंची। उनमें फ्रांस में घट रही घटनाओं एवं परिवर्तनों का ब्यौरा और उन पर टिप्पणी होती थी। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यह था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते थे। प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष से दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की। नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों व दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उससे जुड़ने का ये लोकप्रिय तरीका था। अर्थात क्या हुआ कि एक तरीके से जो संचार माध्यम था उसमें एक क्रांति सी आ गई। लोग अखबारों, समाचार पत्रों और पर्चों, पत्रिकाओं के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ने लगे, और जो भी घटनाएं होती थी फ्रांस में वो घटनाएं शहरों में ही नहीं अब गांव में भी पहुंचने लग गई, क्योंकि अब समाचार पत्र और जो प्रकाशित जो भी एक तरीके से पत्रिकाएं वगैरह होती थी उनके माध्यम से सभी लोग उनको पढ़ने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिकों, दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उनसे जुड़ने का ये लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षितों के लिए ही संभव था। यानी कि जो किताबें होती है उनको तो कुछ ही लोग पढ़ते हैं, लेकिन जो अखबार होते हैं वो उसकी पहुंच हर
आम आदमी तक होती है। ये देखिए लियोपोल्ड बाइली का एक चित्र है, ठीक है, जिसमें किस तरीके से हमें बताया गया है कि लोगों को ये भाषण दे रहे हैं। सारांश पढ़ेंगे हम। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की। पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दी। एक नया शासक आया, नेपोलियन बोनापार्ट, 1804 में। तो उसने क्या किया, आसपास के जितने भी देश थे उन देशों को जीतना उसने शुरू कर दिया, उनसे युद्ध किए और जीते और नए साम्राज्य अपना बना दिया। और जो अपने परिवार के जो लोग थे, खानदान के लोग थे, उनके हाथों में वो साम्राज्य दे दिया। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तोल की एक समान प्रणाली चलाई। शुरू शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था और उससे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी, पर जल्दी ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे। आखिरकार 1815 में वाल्टरू में उसकी हार हुई। 18 ये जगह है वाल्टरू, वहाँ पर इसकी हार हुई। यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानून को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों पर का असर उसकी मृत्यु के काफ़ी समय बाद सामने आया। अर्थात जो भी नुकसान थे वो उसकी मृत्यु के बाद सामने आए। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थी। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले और इसके कारण वहाँ सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। सामंती व्यवस्था मैंने आपको बताया था पहले भी कि क्या करते थे, राजा महाराजा अपने शासन को चलाने के लिए अलग अलग इकाइयों में बांट देते थे और जो अलग अलग क्षेत्र थे उनमें वो अपने प्रशासक नियुक्त करते थे। जैसे कोई सामंत है, कोई जमींदार है, तो वो क्या करते थे, वहाँ से वो कर वसूल करते थे, टैक्स वसूल करते थे और जो टैक्स वसूल करते थे उसका कुछ भाग तो राजा को दे दिया जाता था और कुछ भाग में जो अपनी सेनाएं हैं उनका खर्चा वो चलाया करते थे। औपनिवेशिक समाजों ने संपूर्ण राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलन में दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण हैं। अर्थात भारत ही नहीं, विश्व के कई देश हैं जिन्होंने जो फ्रांस की क्रांति है उससे क्या है प्रेरणा प्राप्त की है और उसके बाद में अपने जो राष्ट्र थे, अपने जो देश थे, उनमें जो व्यवस्थाएं चल रही थी उन व्यवस्थाओं को बदलने का कार्य किया है। तो इस तरीके से आज ही हमारा जो लेसन है ये लेसन कंप्लीट होता है, ठीक है। कल हम दूसरा लेसन पढ़ेंगे।